नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात उन 100 मिनट के मंत्र की जो योगी को पीएम मोदी ने दिया, क्योंकि यूपी जीतने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बैक टू बैक कई मुलाकातें की, लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात हुई पीएम मोदी के साथ। ये मुलाकात 100 मिनट तक चली। इस मुलाकात में योगी मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मतलब इस बार योगी का शपथ समारोह कब कैसा होगा, इसमें किस चेहरे को जगह मिलेगी, इसका पूरा खाका दिल्ली में भाजपा हाईकमान ने खींच दिया है। और अब इंतजार है योगी के शपथ ग्रहण समारोह का, जब एक साथ कई रिकॉर्ड टूटेंगे। योगी का 2.0 का भव्य प्लान, दिल्ली का ऐलान, योगी मंत्रिमंडल पर मैराथन मंथन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग फतेह करने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे, जहां योगी ने एक के बाद एक कई मुलाकात की। पहली मुलाकात संगठन महामंत्री बीएल संतोष से की, क्योंकि यूपी में जो प्रचंड जीत मिली है उसमें एक बड़ा योगदान मजबूत संगठन का भी है, जिसकी कमान बीएल संतोष के हाथ में थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हुई, जहां उपराष्ट्रपति ने योगी को जीत की बधाई दी। इस मुलाकात के बाद योगी सबसे बड़ी मुलाकात के लिए पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। दरअसल यूपी में मिली जीत मोदी योगी की जोड़ी का कमाल है, जिसके सामने समूचा विपक्ष हवा हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तकरीबन 1.25 घंटे बैठक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, और इसके साथ साथ ही अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया। इसके साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, इस चीज को लेकर के। यूपी जीतने के बाद ये योगी की पहली दिल्ली यात्रा थी। यही वजह थी कि पूरी दिल्ली योगी आदित्यनाथ के शोर से गूंजने लगी। दिल्ली का यूपी सदन भगवा रंग से फट गया। दरअसल योगी की ये दिल्ली यात्रा कई मायनों में खास है, क्योंकि जल्द योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह होना है, मंत्रिमंडल तय करना है। मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं, इसका फैसला दिल्ली से तय होना है। अब एक कार्यकर्ता जश्न मना रहा है, होली खेलना है। अच्छा, उसके बाद अपना देखिए कब होता है, तय होगा। पिछली बार योगी जी की कैबिनेट में आपने शपथ ली थी, इस बार कितनी तैयारी है? मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी का निर्णय होता है और साथ साथ मुख्यमंत्री का एक प्रेरोगेटिव होता है। तो जो भी निर्णय पार्टी का होएगा मुख्यमंत्री का, वो स्वीकार होगा। डर लग रहा है कि भरोसा है? मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि काम मुझे कोई भी दिया जाएगा। इतना मुझे पता है कि पार्टी में मुझे अब 30 साल के ऊपर हो गए हैं। पार्टी ने मुझे कभी खाली नहीं बैठाया है, मेरे से कोई ना कोई काम करा, और जो काम दिया है वो करके देखा। योगी मंत्रिमंडल में कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने नए मंत्रियों को मौका मिलेगा, कितने पुराने मंत्रियों का पत्ता कटेगा, इसका फैसला हाईकमान को करना है। लेकिन एक बात साफ है, इस बार योगी का शपथ समारोह एकदम खास होगा, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली बार है जब कोई सीएम दोबारा यूपी की सत्ता में लौटा। मतलब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की राजनीति का इतिहास बदल दिया है और अपने सामर्थ्य से नया इतिहास गढ़ दिया है। और अब सबको इंतजार है उस पल का जब योगी दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात शाबाश अखिलेश की, और ये शाबाशी कोई और नहीं, खुद मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को दे रहे हैं और जमकर उनकी पीठ थपथपा रखे हैं। दरअसल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मुलायम समाजवादी पार्टी के बढ़े वोट प्रतिशत को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बार जहां भाजपा ने जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं एक रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने भी बनाया, क्योंकि इस बार सपा को जो वोट मिले हैं वो समाजवादी पार्टी के स्थापना के बाद से अब तक नहीं मिले। यही वजह है कि मुलायम कह रहे हैं, शाबाश, अच्छे लड़े अखिलेश। चुनाव के बाद अखिलेश की पहली तस्वीर आई। मुलायम ने कहा, अच्छी लड़ी लड़ाई।
हार के बाद अखिलेश का मंथन, 21 मार्च को होगा फाइनल चिंतन। तीन ट्वीट और एक रिट्वीट के बाद आखिरकार कैमरे पर अखिलेश यादव की पहली तस्वीर सामने आई। यूपी की चुनावी जंग हारने के बाद यह अखिलेश यादव की पहली तस्वीर है जो समाजवादी दफ्तर से बाहर आई है, जिसमें अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने अच्छा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव की खूब तारीफ की। मतलब चुनाव का नतीजा चाहे जो रहा हो, मुलायम अपने बेटे की मेहनत से खुश है। दरअसल यूपी की चुनावी जंग में भाजपा को 273 सीट मिली है, जबकि समाजवादी गठबंधन 125 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मुलायम इस हार में भी जीत देख रहे हैं, क्योंकि जो काम मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए वो उनके बेटे अखिलेश यादव ने कर दिखाया है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार यूपी में 32% वोट हासिल किया है, जबकि 2012 में जब सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तब भी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 28% वोट मिला था। मतलब वोट प्रतिशत के मामले में सपा ने नए कीर्तिमान कर दिए हैं। यही वजह है कि मुलायम अखिलेश को हारने के बाद भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे अखिलेश को जब जब जरूरत हुई मुलायम सिंह यादव उनके साथ खड़े रहे, फिर चाहे समाजवादी कुनबे को एक करने की बात हो या फिर करहल की लड़ाई जीतने की बात हो। पूरे चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ 2 रैलियां की। पहली अखिलेश यादव के लिए करहल में और दूसरी लकी यादव के लिए मल्हनी में। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही रैलियों से मुलायम ने जो अपील की, समर्थकों ने उसे पत्थर की लकीर मान लिया और इतने वोट दिए कि दोनों ही सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। और अब मुलायम सिंह यादव फिर एक बार अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं ताकि हार के बाद फिर से जोश भर सके। वहीं अखिलेश यादव ने 21 मार्च को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें हार के साथ साथ भविष्य का मंथन होगा। लेकिन सवाल पड़ा है कि जो वोट इस बार सपा को मिला है, क्या अखिलेश इसे एकजुट रख पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओवैसी के उस खेल की जिसने साइकिल के साथ खेला कर दिया, क्योंकि 7 सीटें ऐसी हैं जहां ओवैसी की पार्टी ने हार के अंतर से ज्यादा वोट हासिल कर सपा की साइकिल को आगे बढ़ने से रोक दिया और भाजपा का रास्ता आसान कर दिया। अगर ये वोट बटे ना होते तो तस्वीर कुछ भी हो सकती थी। समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी बोलेंगे देखो देश को बचाना है ना, तो फिर तुम खामोश हो जाओ। ओवैसी ने बिगाड़ा खेल, साइकिल की रणनीति हुई फेल। वो 7 सीट जहां हारी सपा, ओवैसी ने बदरी हवा। यूपी के चुनावी जंग में यहां योगी आदित्यनाथ चैंपियन बनकर सामने आए। वे अखिलेश चैलेंजर बनकर उभरे हैं। लेकिन इस लड़ाई का एक और किरदार है जो खुद हार गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर दिया। ये कोई और नहीं, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर भाजपा की जीत का रास्ता खोल दिया। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सूबे की 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। अगर आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो 94 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। AIMIM को सिर्फ 4.5 लाख वोट ही मिले, जो वोट प्रतिशत के हिसाब से 0.49% थे, मतलब आधे प्रतिशत से भी कम। लेकिन इसके बाद भी यूपी की 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने सपा का खेल खराब कर दिया। जैसे मुरादाबाद नगर सीट भाजपा ने 782 वोट से जीती। यहाँ AIMIM उम्मीदवार वाकी रशीद को 2661 वोट मिले। अगर मुसलमानों के ये वोट ना बटे होते तो सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी जीत जाते। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा 217 वोट से जीती,
यहाँ AIMIM के कुमैल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले, जिससे कहानी पलट गई। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर धर्म सिंह सैनी को भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 मतों के अंतर से हराया। यहाँ AIMIM की रिजवाना को 3,593 वोट मिले। जौनपुर की शाहगंज सीट से सपा के शैलेंद्र यादव 719 वोट के अंतर से हार गए। यहाँ AIMIM उम्मीदवार नायब अहमद खान को 8,128 वोट मिले। सुल्तानपुर सदर सीट पर भाजपा ने सपा के अनूप सांडा को 1,009 वोट से हराया। यहाँ AIMIM के मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। भदोही की औरई सीट पर भाजपा 1,647 वोटों से जीती। यहाँ AIMIM के तेदोई को 2,190 वोट मिले। बिजनौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुची ने रालोद के नीरज चौधरी को 1,445 वोटों से हराया। ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले। ऐसी एक तस्वीर सुल्तानपुर के सौली सीट पर देखने को मिली, जहां AIMIM उम्मीदवार को 3,308 वोट मिले थे, जबकि जीत का अंतर सिर्फ 269 वोट था। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट न बटा होता तो नतीजे बदल सकते थे। वैसे पूरे चुनाव में ओवैसी का जोर भाजपा को हराने में कम, सपा को हराने पर ज्यादा रहा। ये बात ओवैसी के भाषण में भी दिखी। ओवैसी जहां गए वहां उन्होंने सपा पर झूलकर हमला किया। अखिलेश यादव साहब इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। इसी का नतीजा है कि यूपी की आधा दर्जन सीटों पर सपा का खेल खराब हो गया। वैसे कई सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस ने भी सपा का खेल खराब कर दिया। कांग्रेस ने खुलकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे वोट बटा और भाजपा का रास्ता आसान हो गया। क्योंकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां सपा हारी, लेकिन हार का अंतर 200 से 1,000 के बीच का था, जबकि 17 सीटें ऐसी थी जहां हार का अंतर 1,000 से 5,000 के बीच का था, जबकि 33 सीटें ऐसी थी जहां हार 5,000 से 10,000 के बीच की थी। मतलब 60 सीटें ऐसी जहां तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन अब यूपी की तस्वीर साफ है, यूपी में फिर से भाजपा का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात अखिलेश के गढ़ में बुलडोजर की दहाड़ की, क्योंकि यूपी में भाजपा की जीत के बाद बुलडोजर का क्रेज बढ़ता जा रहा है और अब जो कल तक सपा की साइकिल दौड़ा रहे थे वो भी बुलडोजर चलाने की डिमांड करने लगे हैं। और ये डिमांड समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ इटावा में हो रही है। देखिए रिपोर्ट। अखिलेश के गढ़ में बुलडोजर की दहाड़। बाबा का बुलडोजर बन गया लॉ एंड ऑर्डर बिग ब्रांड। यूपी की लड़ाई, इटावा में बुलडोजर की डिमांड हाई। यूपी की चुनावी जंग को फतेह करने के बाद भाजपा की जीत में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो बुलडोजर है, जो अब भाजपा के समर्थकों को ही नहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों को भी भाने लगा। और इतना भाया जो कल तक सपा की साइकिल दौड़ा रहे थे वो भी अब बुलडोजर चलाने लगे हैं। ये तस्वीर उस समाजवादी गढ़ से आई है जो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है, शिवपाल सिंह यादव का गढ़ है। ये तस्वीर उस इटावा से आई है जो यादव लैंड एपेक्स सेंटर है। वो इटावा जो दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता रहा। अब उसी इटावा में बुलडोजर चलाने की मांग होने लगी है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे धीरेन्द्र राव चौबे ने की है, जिन्होंने इटावा सदर से दूसरी बार विधायक बनी सरिता भदौरिया को उपहार में एक बुलडोजर गिफ्ट दिया। बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाते एक प्रतीक चिन्ह बनाकर लोगों को संदेश दिया कि इस प्रदेश में गुंडागर्दी समाप्त कर देंगे और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि गुंडागर्दी ना हो। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और उसका समर्थन है। लेकिन हम चाहते हैं कि विधायक जी के हाथ में अगर हमने बुलडोजर दिया है तो इसका प्रयोग वो जरूर करें
दबे कुचले समाज के लिए और त्रस्त लोगों के लिए खास तौर से। आपको बता दें कि जिस सपा समर्थक धीरेन्द्र राव चौबे ने विधायक सरिता भदौरिया को बुलडोजर गिफ्ट किया है वो शिवपाल सिंह यादव के करीबी और बेहद खास माने जाते हैं, लेकिन अब ये बुलडोजर नीति से इतने प्रभावित हुए हैं कि इटावा में ही बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे हैं। लेकिन अब इटावा में कहाँ बुलडोजर चलेगा, कैसे चलेगा, किस पर चलेगा और कब चलेगा, ये फैसला इटावा सदर से दूसरी बार विधायक बनी सरिता भदौरिया करेंगी। क्योंकि लोगों ने इटावा में भी बहुत ही अपार संपत्ति, अवैध संपत्ति बनाई हुई है और एक बार उसकी भी जांच होनी चाहिए और अगर जांच के दायरे में आए तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। तो आपने देखा होगा कि लोगों में एक विश्वास जगा है कि इस हद तक महाराज जी कानून व्यवस्था को ठीक रख सकते हैं या आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त भी करा सकते हैं। गौरतलब है कि पूरे चुनाव में बुलडोजर छाया रहा, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इसका जिक्र करता रहा। लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही लोग घबराए हुए हैं। और जब भाजपा जीती तो इसी बुलडोजर के जरिए जीत का जश्न मनाया गया। खुद सरिता भदौरिया ने जीत के बाद अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर के साथ विजयी जुलूस निकाला था, जिसके बाद लोग विधायक महोदया को गिफ्ट में बुलडोजर देने लगे। आपको बता दें कि इटावा में इस बार 2 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर भाजपा का कमल खिला है। जो इकलौता कमल खिला वो सरिता भदौरिया ने ही खिलाया, जिन्होंने 4277 वोटों से समाजवादी पार्टी के सर्वेश शाक्य को हराकर समाजवादी खेमे में सेंध लगा दी है। भाजपा की ये जीत इसलिए भी खास है कि इस बार पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ था। इसके बाद भी इटावा सदर सीट पर भाजपा जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तराखंड के चुनाव में बेशक भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह से आला कमान की टेंशन बढ़ गई है। देहरादून से दिल्ली दरबार तक मंथन जारी है। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसको मिलेगी उत्तराखंड की कमान। कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री? सीएम धामी हारे, अब भाजपा किसके सहारे? उत्तराखंड के सिंहासन पर किसका दावा मजबूत? किसकी किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी? उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए दिल खोलकर प्यार तो लुटा दिया, लेकिन खटीमा सीट से सीएम धामी की हार ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। देहरादून से दिल्ली तक तमाम गहमा-गहमी के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। धामी की हार ने सूबे की सियासत में तूफान ला दिया है। पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। धामी को फिर से मौका देने का इशारा कर चुके अजय भट्ट भी इस रेस में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि सीएम के नाम पर मोहर विधायक दल की बैठक में ही लगेगी। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ये हम लोग जो स्टेट या फिर कहीं अन्य जगहों पर काम करते हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं हम जैसे लोग, तो हम लोग इसको कुछ बता भी नहीं सकते हैं। ये संगठन का अपना एक तरीका होता है, कब जाएंगे और कब वहाँ पर बैठक होगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड से मोहर लग के कब आएगा, ये अलग प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर के तहत होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक सरकार के गठन का प्रश्न है, जो ऐसा लगता है मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पर कि होलास्टक के कारण संभवतः होली के बाद सरकार का गठन